वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा सन 2018-19 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इसके हमने पहले दो वीडियो बना दिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम बना रहे हैं आपके लिए पार्ट 3, ठीक है ना। तो इसके लिए 11 क्वेश्चन का अथवा देखेंगे। यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। sin a, यहाँ पर एंगल कुछ नहीं दिया है, 90 डिग्री नहीं दिया है, इसलिए हम लोग a यहाँ पर लिखेंगे और b इधर और c इधर, ठीक है ना। दिया है हमारे पास, देखो sin a बराबर 3/4। sin थीटा बराबर क्या होगा? sin a बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब में 3 रखेंगे और कर्ण में क्या रखेंगे? 4। और पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? देखो, कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक। तो कर्ण में हम लोग क्या लिखेंगे? कर्ण हमारे पास 4 है, तो 4 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग में क्या लिखेंगे? 3, तो 3 का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग लिखेंगे। तो देखिए 4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4 देखो 16 बराबर 3 का वर्ग क्या होगा? 9 प्लस आधार का वर्ग रहेगा। अब बच्चों 16 से 9 को माइनस कर देंगे, बराबर आधार का वर्ग। तो 16 में 9 जाएगा 7 बराबर आधार का वर्ग। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा? √7 हो जाएगा। आधार बराबर, आधार हमारे पास क्या आ गया? √7। अब हमसे पूछा है कासे का मान, तो कासे बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? कासे बराबर फार्मूला होगा आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होगा। तो आधार हमारे पास क्या चीज है? देखिए आधार हमने निकाला है √7, तो √7 लिखेंगे। और कर्ण कितना था हमारे पास? 4, तो 4 लिख दिए। अब tan a पूछा है, तो tan a बराबर होगा लंब बटे आधार, ठीक है। फार्मूला याद कर लेंगे और फार्मूला में वैल्यू को रख देंगे। लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब हमारे पास क्या है? 3 और आधार हमारे पास क्या है? √7। इस प्रकार से tan a का मान आ गया 3/√7। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे बच्चों। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो डायग्राम बनाएंगे हम लोग पहले। ए, बी और सी। कोण कितना दिया है? देखिए 30 अंश का, 30 अंश कोण लिखेंगे यहाँ पर। और मीनार के पाद से, मीनार का पाद क्या करना है? बी से जो है कितने मीटर दूरी पर है? सी मीटर की दूरी पर एक बिंदु सी है जहां पर कोण बन रहा है 30 अंश का। और मीनार की ऊंचाई को हम लोग ए बी लिखेंगे, है, जिसकी ऊंचाई हम क्या मानेंगे? यच। तो पहले लिखिए, माना ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई, h मीटर है, जिसे ज्ञात करना है। और BC बराबर लिखिएगा 30 मीटर, AB बराबर लिख दीजिएगा h मीटर, और कोण ACB बराबर लिखेंगे, कोण ACB बराबर 30 अंश, ठीक बच्चों। इतना सब पहले गिवे लिखेंगे, जो दिया रहता है ना उसको लिखना पड़ता है। इसके बाद अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। देखिए ये लंब है, लंब पूछ रहा है, ऊंचाई मतलब लंब कहलाया, ऊंचाई पूछ रहा है और आधार दिया है। ऊंचाई बटे आधार किसका सूत्र होता है? मतलब लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है? tan थीटा का। इसलिए tan थीटा लगाएंगे, tan 30 डिग्री बराबर लंब हमारे चित्र में AB है और आधार क्या है? BC। तो लंब बटे आधार लिखेंगे, tan 30 बराबर या tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। और tan 30 का मान होता है 1/√3। AB का मान हमारे पास यच
और BC का मान है 30। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो h√3 बराबर 30 आया, h बराबर 30/√3 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हर का परमेयीकरण, कभी भी नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, इसलिए √3 का क्या करेंगे, अंश व हर में हम लोग गुणा करेंगे। ठीक, √3 का, तो ये देखिए बच्चों 30√3, √3 का गुणा क्या होगा 3, तो 3 से 30 को काट दीजिएगा, 10 रूट आएगा 3, 10 √3 आया। अब ये आया मीनार की ऊंचाई, आता है करके लिखना पड़ेगा अपने को, आता है मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3, क्या लिखेंगे, मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है, यही अपना आंसर है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे उसका 12 का 8वां नंबर, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे, चित्र बनाएंगे कि कैसे, देखिए ये मीनार है, यहां से यहां तक का मीनार बना लेते हैं। मीनार के ऊपर एक भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन है, इसकी ऊंचाई क्या है 20 मीटर है, और उसके ऊपर में एक क्या है संचार मीनार है, जिसकी ऊंचाई को हम लोग यच मानेंगे, ये संचार मीनार है ना। यहाँ पर मीनार लिख भी सकते हैं, ये देखिए मीनार हमने लिख दिया। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर, तल उसका ये कहलाएगा और शिखर ये कहलाएगा, ठीक है ना। तो पहले तल कोण बनाएगा, इसके बाद शिखर बनाएगा। तल बना रहा 45 अंश और शिखर बना रहा 60 अंश। तल बनाया देखिए 45 डिग्री और शिखर बनाया कितना डिग्री 60 डिग्री, ये हमने बना दिया, ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। और यहाँ पर जो है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, ठीक बच्चों। तो अब इसको हम A मान लेते हैं, ये B और ये C और यहाँ कर लेते हैं D और बेस को बना लेते हैं यक्स। ठीक, तो पहले अब हमने डायग्राम बना के आपको समझाया, अब क्या करेंगे हम डायग्राम के बारे में लिखेंगे यहाँ पर कि माना AB जो है एक भवन है, क्या लिखेंगे बच्चों, माना AB एक भवन की स्थिति है, AB एक भवन की स्थिति है, भवन की स्थिति है, ठीक। और AB बराबर क्या लिख देंगे 20 मीटर, क्या लिखेंगे 20 मीटर लिखेंगे, ठीक है ना, 20 मीटर लिख दीजिएगा। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, BC जो है एक मीनार की स्थिति है, BC एक मीनार की स्थिति है, मीनार की स्थिति है, और BC बराबर क्या लिखेंगे यच मीटर, BC बराबर यच मीटर है, जिसे ज्ञात करना है, ये जरूर लिखेंगे बच्चों ना, क्या, जिसे ज्ञात करना है। ठीक, ज्ञात करना हो गया। अब क्या लिखेंगे, कोण, कोण के बारे में, कोण ADB, कोण ADB बराबर हो जाएगा हमारे पास, ADB बराबर 45 अंश लिख देंगे। और कोण ADC, कोण ADC बीच में हमारे पास नाम डी आया है, इसलिए हम डी लिखेंगे। आपके नाम में आप नॉमिनेशन कैसे भी कर सकते हैं, जैसे आप नाम करेंगे वही पर आपको अपना एंगल लिखना पड़ेगा। तो एंगल ADC बराबर क्या हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। और AD बराबर हमने बेस को क्या माना है यक्स, तो AD बराबर क्या लिख देंगे बच्चों यक्स मीटर लिख देंगे। अब हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। अब बच्चों अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में देखिए लंब दिया है 20, आधार दिया है x मान लिए हैं, तो लंब बटे आधार किसका फार्मूला होगा tan का। तो tan 45 डिग्री बराबर लंब हमारे पास AB है, नाम हमने AB लिखा तो AB लिखेंगे, आधार हमारे पास AD है AD लिखेंगे। या tan थीटा भी बच्चों लिख सकते हैं, यहाँ पर गलत नहीं होता। tan थीटा बराबर AB बटे AD, तो tan थीटा में थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे 45 अंश, और AB का मान हमारे पास है 20, उसको लिख दीजिएगा, और AD का मान यक्स। अब tan 45 का मान याद कर लीजिए, यक्स होगा, यक्स लिखेंगे, और 20 बटे यक्स। अब त्रिज्या गुणा कर देंगे तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा 20 आ गया, यक्स का मान हमारे पास 20 आया। ठीक, अब क्या करेंगे त्रिभुज ACD में लगाएंगे, समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में देखिए tan 60 डिग्री लगाएंगे, क्या आएगा tan 60 या tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे आधार। तो जब 60 डिग्री का लगाएंगे 60 डिग्री लेते हैं ना,
तो 60 डिग्री पूरा लंब होगा। क्या होगा? पूरा लंब। लंब कितना आएगा? पूरा AC आएगा। AC बराबर आधार क्या आएगा? AD। आधार में हम लोग AD लिखेंगे, तो tan 60 डिग्री बराबर आधार AC। AC तक की लंबाई क्या होगी? 20 प्लस h, ठीक है, 20 प्लस h, तो 20 प्लस h रखेंगे और AD का मान x है। tan 60 का मान क्या लिखेंगे? √3 20 प्लस h बटे x। अब क्या करेंगे? इसमें तिरछा गुणा करेंगे, तो x √3 बराबर क्या आएगा? 20 प्लस h। अब x का मान कितना है बच्चों हमारे पास? x बराबर 20, तो x बराबर 20 रखने पर लिखेंगे x बराबर 20। जहां x लिखा है वहां पर हम लोग क्या रखेंगे? 20 रखेंगे, तो 20 √3 बराबर 20 धन h हो जाएगा। अब इस 20 को हम लोग इधर पक्षांतर करेंगे, देखो तो 20 √3 माइनस 20 बराबर h। अब 20 हम लोग ले लेंगे कॉमन, तो √3 माइनस 1 बराबर h। माने h की ऊंचाई मतलब मीनार की ऊंचाई अपनी आ गई क्या? 20 √3 माइनस 1। तो अतः करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। यही अपना आंसर है बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास पर के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे। देखो ये वृत्त हुआ, ठीक, इसमें समांतर रेखा बना दिए हमने। ये एक का नाम दे दिया L1 और एक का नाम दे दिया L2, L1 और इसका नाम दे दिया L2, ठीक। और ये व्यास बना दिया AOB, ये व्यास है, ठीक है। और त्रिज्या क्या होगी फिर? OA और OB वृत्त की त्रिज्या होगी, ठीक है ना। हमें क्या करना है? देखो दिया, सिद्ध क्या करना है? देखिए सिद्ध करना हम लोग लिखते हैं, तो सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है कि जो रेखा L1 है, L1 समांतर है L2 के, L1 समांतर है L2 के, ये सिद्ध करना है। और उत्पत्ति में जब चलेंगे बच्चों देखो तो उत्पत्ति लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें कि AOB वृत्त का व्यास है, AOB वृत्त का व्यास है, ठीक। OA वृत्त की त्रिज्या है, OA वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। तो OA लंब है L1 पर, OA लंब है L1 पर, ठीक। हम इसको एंगल 1 बना ले और इसको एंगल 2 बना ले, ठीक है। डायग्राम में OA वाला जो एंगल बना है, OA एंगल कोण OA L1 बराबर एंगल 1 कर ले और एंगल OB L2 बराबर क्या कर दें? एंगल 2। तो OA लंब है L1 पर। तो अब क्या लिखेंगे यहां पर? एंगल 1 बराबर 90 अंश। रीजन क्या लिखेंगे बच्चों यहां पर? कारण क्या लिखेंगे? वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये रीजन है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक। ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा जरूरी बच्चा होता है क्या? कारण। जब भी आप कुछ भी चीज लिखिए ना, उसका कारण जरूर लिखिए, ठीक ना। तो हमने लिखा कोण 190 अंश क्यों हुआ? इसका कारण हमने लिखा कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती, ठीक। और इसको इक्वेशन 1 बना देते, नंबर 1। अब चलिए देखते हैं दूसरा। अब फिर लिखेंगे AOB वृत्त का व्यास है, AOB वृत्त का व्यास है, डायमीटर है, और OB वृत्त की त्रिज्या है, रेडियस है, OB वृत्त की त्रिज्या है। तो कोण OB लंब है L2 पर, ठीक ना। तो कोण 2 बराबर 90 अंश लिख देंगे। रीजन फिर लिखेंगे बच्चों, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है, इसको नंबर 2 डालेंगे। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है, स्पर्श रेखा पर लंब है, ठीक ना। ये हमने बताया। अब क्या लिखेंगे बच्चों? यहां ध्यान दीजिए, कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर 90 अंश हुआ, परंतु ये एकांतर कोण है। क्या लिखेंगे? परंतु ये एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल है, ये एकांतर कोण है, ठीक बच्चों। परंतु ये एकांतर कोण है, इसलिए L1 समांतर है L2 के। क्या लिखेंगे बच्चों? इसलिए
L1 समांतर है L2 के। L1 समांतर समांतर के लिए दो खड़ी लाइन खींचा करिए, इसलिए L1 समांतर है L2 के, यही सिद्ध करना था। हाँ बच्चों 13 का अथवा नंबर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं तुल्य होती हैं। तो पहले तो सबसे पहला काम डायग्राम बनाएंगे, ठीक, और दिया लिखेंगे, फिर सिद्ध करना लिखते हैं, रचना लिखते हैं, फिर उपपत्ति लिखते हैं। इनके सबके मार्क मिलते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो दिया लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पर ध्यान दो। दिया है COR एक व्रत है, दिया है COR एक व्रत है। तो COR का मतलब क्या होता है ये आपको बताएं। COR एक व्रत है। COR का मतलब एक ऐसा व्रत जिसका केंद्र O है और त्रिज्या R है। COR का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा व्रत जिसका केंद्र O है और त्रिज्या R है, ठीक ना। तो दिया लिख देंगे COR एक व्रत है जिसमें PA और PB वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, जिसमें PA और PB वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक। अब सिद्ध की रचना लिख लेते हैं। रचना लिखेंगे बच्चों कि OA तथा OB और OP को मिलाया, OA OB तथा OP को मिलाया, OP को मिलाया, ये हमने लिख दिया क्या, रचना। अब सिद्ध क्या करना है ये लिखिए। सिद्ध क्या करना है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर है, ठीक है ना। तो सिद्ध करने लेकिन बच्चों PA बराबर PB, हमारे पास दो वृत्त की स्पर्श रेखाएं थी, कौन कौन, PA और PB। इसको सिद्ध क्या करना है कि PA बराबर PB। अब चलिए उपपत्ति में, उपपत्ति कैसे लगाएंगे ध्यान से देखेंगे बच्चों। उपपत्ति में क्या करेंगे, त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP, इधर से देखिए OAP और OBP ये लेंगे, जैसे ऊपर जाएंगे वैसे नीचे की तरफ आएंगे। त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP में, ठीक बच्चों, त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP में लिखेंगे OA बराबर OB। इसका क्यों बराबर हुए, ये वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर होती हैं, ठीक है। तो OA बराबर OB बराबर रेडियस लिख देने या त्रिज्या लिख देने या R लिख देंगे, ठीक है। अब लिखेंगे एंगल OAP बराबर एंगल OBP, कोण OAP बराबर कोण OBP बराबर 90 अंश लिखेंगे। इसका रीजन क्या है बच्चों, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है बच्चों। रीजन बहुत जरूरी था। अब क्या लिखेंगे, OP OP कॉमन, क्या लिखेंगे, OP बराबर OP उभयनिष्ठ जिसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना, उभयनिष्ठ लिखेंगे, ठीक है। इतना भी आपको समझ में आया बच्चों। अब क्या करेंगे, त्रिभुज OAP जिसको हम लोग उपपत्ति में लिखे थे शुरू में, त्रिभुज OAP बराबर त्रिभुज OBP, त्रिभुज OBP, इसका क्या कारण लिखेंगे, त्रिभुज OAP सर्वांगसम है त्रिभुज OPP के बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी, संपूर्ण कर्ण भुजा प्रमेय से। क्या लिखेंगे बच्चों, संपूर्ण कर्ण भुजा प्रमेय। RHS प्रमेय क्यों लगा, इसका कारण आपको बताते हैं कि जो है राइट एंगल जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड यदि इक्वल देगा, 90 डिग्री हमारे पास A है, उसके सामने वाला साइड क्या है OP बराबर दिया था, यदि सामने वाला साइड बराबर रहेगा, भुजा बराबर रहेगी, तो हमेशा हम RHS थ्योरम लगाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इसको OAP और त्रिभुज OBP को कन्वर्जेंस कर दिया है, सर्वांगसम कर दिया है। कौन से प्रमेय से सर्वांगसम कर दिया, हमने RHS थ्योरम से इसको सर्वांगसम किया। अब लिखेंगे PA बराबर PB, ठीक है, PA बराबर PB, इसका रीजन लिखेंगे बाई CPCT या कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होगा इसका फुल फॉर्म, या हम हिंदी लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अभियव लिख सकते हैं PA बराबर PB को, और इधर लिख देंगे इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था, ठीक बच्चों। ये इस प्रकार से आपका ये सिद्ध होगा, यही सिद्ध करना था।
हाँ बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की त्रिज्या की इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक ना। तो जैसे देखेंगे बच्चों डायग्राम बना के आप समझाते हैं आपको। देखो जैसे मान लो ये डायग्राम का त्रिज्या कितना 19 सेंटीमीटर है और एक छोटा डायग्राम बना देते हैं, इसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। ठीक है। इन दोनों को कंबाइंड करके यानी जोड़ के दोनों को बड़ा करके यानी दोनों को मिला के यदि एक हम बड़ा वृत्त बनाते हैं तो उस बड़े वृत्त की मतलब बड़े वृत्त की परिधि के बराबर होगी इन दोनों वृत्तों के परिधियों के बराबर। तो उसकी त्रिज्या हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे R1 बराबर ले लेते हैं 19 सेंटीमीटर। ठीक है। तो C1 आएगा वृत्त की परिधि। क्या आएगा वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि C1 मानते। वृत्त की परिधि वाला C1 वाला क्या हो जाएगा 2 पाई R1। R1 बड़ा वाले को दिया वो 19 सेंटीमीटर। तो 2 पाई की वैल्यू मत रखिएगा जो 19 आया। तो ये C1 आ गया आपके पास 38 पाई। 19 का 2 पाई में गुणा कर दिए 38 पाई सेंटीमीटर। ठीक है। अब दूसरा बनाएंगे। R2 बराबर दिया छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। तो इसके लिए भी वृत्त की परिधि लगाएंगे हम लोग। देखो वृत्त की परिधि बराबर वृत्त की परिधि C2 बराबर 2 पाई R2। ठीक। तो C2 बराबर 2 पाई और R2 का मान हमारे पास 9, हमने 9 रख दिया। तो इसको जब गुणा कर दिया बच्चों तो क्या आ गया 18 पाई सेंटीमीटर आ गया। अब क्या कि दोनों वृत्त की जो परिधि आई हैं इन दोनों को मुझे जोड़ना है। ठीक है। तो क्या करेंगे प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं। ठीक है। प्रश्नानुसार लिख दिए C बराबर C1 प्लस C2। C बराबर C1 प्लस C2 माने दोनों परिधियों को जोड़ के एक बड़ा परिधि बनाएंगे उसकी त्रिज्या ज्ञात करना। तो C का सूत्र क्या होगा परिधि का सूत्र होता है वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई R और C1 का मान हमारे पास निकाल चुके हैं कितना है 38 पाई 38 पाई लिखेंगे और C2 का मान आया 18 पाई। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 पाई R बराबर 8 8 16 3 1 4 1 5 56 पाई है बच्चों। तो R बराबर 56 पाई बटे 2 पाई। तो पाई पाई काट दीजिए 2 से 56 को काट दीजिए तो 28 बराबर क्या आया 28। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो गई 28 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर। यही आंसर था बच्चों। हाँ बच्चों अब 14 नंबर का अथवा देखेंगे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। ठीक है। तो बच्चों इसमें डायग्राम बना लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सेंटर है वो नाम दिया। यहाँ 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या थी। ये 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या डाल दिया। यहाँ नाम दे देता हूँ A, यहाँ दे देता हूँ नाम B और यहाँ पर दे देता हूँ B। और यहाँ पर जो कोण बना रहा बच्चों ये कोण कितना डिग्री बना रहा है 60 अंश का कोण बना रहा है। और हमको निकालना क्या है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मतलब OAPB ये इसका क्षेत्रफल निकालना हमको OAPBO का क्षेत्रफल हमको निकालना। ठीक है ना। तो लिखिए बच्चों तो पहले त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कितना है अपने पास 60 अंश है। फिर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणे पाई R स्क्वायर। अब थीटा का मान रख दीजिए 60 बटे 360 गुणे पाई का मान बच्चों रख दीजिए 22 बटे 7 होता है। R का मान 6 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखा जाएगा। इसको काट देंगे 0 0 6 6 36 हुआ 6 में से 6 कट गया। अब बाकी क्या बचा बच्चों अपने पास 22 गुणे 6 बटे 7 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। तो 22 में 6 का गुणा कर दिए 6 दूनी 12 6 दूनी 12 13 132 बटे 7 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हुआ बच्चों। हाँ बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी के 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले करेंगे हम माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। दूसरी संख्या y है। ठीक। तो बोला बच्चों देखो दो संख्याओं का अंतर 26 है
माने प्रश्नानुसार करिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब x माइनस वाई बराबर 26। ठीक, बोला है एक संख्या दूसरी के 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी के 3 गुनी है, दूसरी के 3 गुनी है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, x बराबर दूसरे के 3 गुनी मतलब 3y। ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। अब हम लोग इसको हल कर देते हैं। पहले समीकरण में x का मान 3y रख देते हैं। देखिए तो पहला समीकरण लिखेंगे और x की जगह में क्या रखेंगे 3y, तो 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y से y घट जाएगा तो 2y बराबर 26, तो y बराबर क्या आएगा 26 बटे 2, तो 2 में काट देंगे 13, तो y बराबर आएगा क्या 13, तो y बराबर हम लोग लिखेंगे 13। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। 1 से x माइनस वाई बराबर 26, तो x माइनस वाई की जगह हम 13 रख देंगे बराबर 26, तो x बराबर आएगा 26, ये माइनस 13 जब उधर जाएगा तो प्लस का 13 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 39। ठीक, तो अतः करके लिखेंगे पहली संख्या बराबर 39 और दूसरी संख्या बराबर 13। अब जो क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा देखेंगे, एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपया छात्रावास व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, उस छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। बच्चों तो हल करेंगे इसको कैसे देखते हैं। माना लिखेंगे, माना नियत व्यय x रुपए, मतलब फिक्स नियत व्यय x रुपए है और प्रतिदिन का व्यय y रुपए मान लेते हैं। प्रतिदिन के भोजन का व्यय y रुपए है, प्रतिदिन के भोजन का व्यय y रुपए है। तो बच्चों देखो पहले क्या था, नियत व्यय तो देंगे फिक्स जो है वो देना ही पड़ता है। इसके बाद 20 दिन भोजन किया है तो क्या इक्वेशन बनेगा, x प्लस 20y बराबर 1000, ये पहला इक्वेशन बन जाएगा। और दूसरा इक्वेशन क्या, जब किसी विद्यार्थी के लिए 26 दिन भोजन किए थे तो उसके लिए बनेगा इक्वेशन x प्लस 26y बराबर 1180, ये बन जाएगा दूसरा इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को विलोपन से हल कर देंगे हम लोग। और जो पहला इक्वेशन बना था x प्लस 20y 20y इक्वल टू 1000, और सेकंड इक्वेशन बना था x प्लस 26y इक्वल टू 1180। ठीक है, इस दोनों इक्वेशन को हमको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो देखिए पहले लाइन खींचेंगे और साइन को चेंज करेंगे। यहाँ प्लस था तो माइनस साइन लगा देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, और क्या लिख देंगे बच्चों घटाने पर। ठीक है, x कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 20y से 26y घटाएंगे तो माइनस 6y आएगा, बड़े नंबर का चिन्ह लगाएंगे, 26 का चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस 6y लगाएंगे। ठीक है, बराबर यहाँ भी 1180 का चिन्ह, ये बदला हुआ चिन्ह जो होता है वो माइनस मानेंगे, माइनस लगाएंगे। 1180 से 1000 घट जाएगा तो कितना आएगा, माइनस 180 आएगा। तो y बराबर होगा बच्चों माइनस 180 बटे माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आया कट के 30, 180 में 6 का भाग लगाएंगे तो 30 आया, y बराबर 30 हो गया। ठीक, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो अब चलिए रखेंगे तो x प्लस 20y बराबर 1000 हो जाएगा। तो x प्लस 20 लिखेंगे और y का मान कितना है 30, तो 30 लिख दीजिएगा यहाँ पर बराबर 1000। अब x प्लस 20 में 30 से गुणा कर देंगे कितना आएगा 600 आएगा बराबर 1000। तो x बराबर आएगा 1000 माइनस 600, तो ये बच्चों आएगा x बराबर 400। अब अतः करके लिखिएगा, अतः में क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः नियत व्यय
400 रुपया, और प्रतिदिन का व्यय जो है y माने थे, तो प्रतिदिन का व्यय जो भोजन का वो कितना था, 30 रुपया था। प्रतिदिन भोजन का व्यय 30 रुपया लिख देंगे। ठीक है, यही अपना आंसर बच्चों। हाँ बच्चों, 16 नंबर देखेंगे। पहले बहुपद टी स्क्वायर माइनस 3 से दूसरी बहुपद 2 इंटू टी की पावर 4 प्लस 3 इंटू टी की पावर क्यू माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 को भाग दीजिए, है ना। तो चलिए भाग देना बच्चों इसमें, तो देखते हैं टी स्क्वायर माइनस 3 2t4 प्लस 3t क्यू माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। तो देखिए बच्चों, हम टी स्क्वायर का भाग टेबल पढ़ेंगे, टी स्क्वायर माइनस 3 का भाग लगाएंगे 2t4 में, तो 2t स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर से गुणा t स्क्वायर से करिए तो 2t4 हो जाएगा। अब 2t स्क्वायर के गुणा 3 से भी करेंगे तो क्या आएगा, 6t स्क्वायर। तो स्क्वायर के नीचे लिखेंगे यहाँ पर 6t स्क्वायर, फिर माइनस लगाएंगे, यहाँ का साइन चेंज कर देंगे, कैंसिल हो गया बच्चों ये। अब बचा प्लस 3t क्यू, तो प्लस 3t क्यू उतारेंगे, माइनस ये 2t स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर से तो करेंगे तो प्लस का 4t स्क्वायर आएगा, 6 से 2t स्क्वायर में घटा दीजिएगा तो प्लस का 4t स्क्वायर आएगा, माइनस 9t माइनस 12 आएगा। ठीक, अब प्लस 3t क्यों चाहिए, तो अपन किससे जाएंगे, प्लस 3t से जाएंगे। 3t का गुणा यहाँ करेंगे t स्क्वायर माइनस 3 में, देखो तो 3t का गुणा जब t स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा, 3t क्यों आएगा, माइनस 9t आएगा। क्या आएगा, माइनस 9t आया। फिर लाइन खींचेंगे और साइन को चेंज करिएगा। ठीक है, 9t से 9t भी कट जाएगा, यहाँ से कट गया, बचा क्या बचा, प्लस का 4t स्क्वायर बचा, माइनस का 12 बच गया ये। ठीक है, अब प्लस 4 से जाएंगे, क्या जाएंगे, प्लस 4 से, तो ये 4t स्क्वायर हो गया माइनस 12 आ गया। फिर साइन चेंज करिए, प्लस का माइनस करिएगा, माइनस का प्लस करेंगे, साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 नंबर 0 आया। शेष फल क्या आया, शून्य आ गया। शेष फल जब शून्य आ गया तो यह दिया हुआ बहुपद क्या है, गुणनखंड है। तो यहाँ पर भागफल लिख दीजिएगा, भागफल अपना आ गया है 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, और शेष फल आया बच्चों 0। जब शेष फल शून्य आता है ना, तो दिया हुआ बहुपद एक दूसरे के क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं, फैक्टर होते हैं। ठीक है ना, पहला गुणनखंड दूसरे का फैक्टर है, और क्योंकि शेष फल शून्य है। हाँ बच्चों, 16 का 8वां नंबर देखिए। यदि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेष फल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2 या घन 4 है, तो gx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो पहले के भाजक क्या लिखेंगे बच्चों, इसमें हम लोग भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल, ये भाग चेक करने का फार्मूला है। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल होता है। इस प्रकार से हम लोग भाग को चेक करते हैं। ठीक है, भाज्य क्या होगा, जो क्वेश्चन होता है वो भाज्य होता है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और भाजक जिससे हम भाग देते हैं, तो किससे भाग देते हैं, हम gx से भाग दे रहे हैं, तो भाजक हमारा क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा। भागफल हमारे पास दिया हुआ है x माइनस 2, भागफल में x माइनस 2 प्लस शेष फल में हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस 2 या घन 4, ये शेष फल हमारे पास है। तो चलिए अब क्या करेंगे, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये लिख दिए। ये माइनस 2x से बच्चों इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा, और ये प्लस का 4 इधर लिखा है तो इधर आएगा माइनस 4 बराबर gx लिखेंगे और x माइनस 2 लिख दिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, और ये प्लस x है, ये प्लस 2x है, तो कितना x हो जाएगा बताओ, प्लस करेंगे तो 3x हो जाएगा, और ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 4 है, 2 से माइनस 4 को घटाएंगे, बड़े नंबर का चिन्ह लगा देंगे तो माइनस 2 आएगा बराबर gx और x माइनस 2। अब क्या करेंगे, इस x माइनस 2 को इसके नीचे लाएंगे, मतलब भाग लगाएंगे, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपान में कर देंगे x माइनस 2 बराबर क्या बच्चों gx। अब इसका इसमें भाग लगा देंगे तो gx आ जाएगा। हाँ बच्चों, अब इसका हम भाग लगाएंगे, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में किसका भाग
लगाएंगे x माइनस 2 का भाग हम लोग इसमें लगाएंगे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, तो निकल के क्या आएगा हमारा gx आएगा, ठीक है ना। अब बच्चों देखो x की टेबल पढ़ेंगे और x क्यूब चाहिए, मतलब x में 3 घात चाहिए और इसमें x में 1 घात है, घात को आपस में घटा दिए तो x स्क्वायर आएगा। x स्क्वायर का गुणा जब हम x से करते हैं, x स्क्वायर का गुणा जब हम x से करते हैं तब हमको x क्यूब मिलता है, ठीक है ना। तो x स्क्वायर का गुणा x से करिए तो x क्यूब मिला, x स्क्वायर का गुणा माइनस 2 से भी करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर हुआ। फिर साइन चेंज कर दिया करिए, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस रहता तो प्लस, और इसको कैंसिल करिए, ये माइनस 3x स्क्वायर है और ये प्लस का 2x स्क्वायर है, तो क्या आएगा माइनस x स्क्वायर आया प्लस 3x माइनस 2। अब माइनस x स्क्वायर आया बच्चों तो क्या करेंगे माइनस x से जाएंगे, माइनस x का गुणा जब x से करेंगे तो क्या आएगा माइनस x स्क्वायर आया, समझ में आ रहा ना। माइनस x का गुणा x से करेंगे तो माइनस x स्क्वायर आएगा, माइनस x का गुणा जब माइनस 2 से करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा क्या होगा प्लस, तो माइनस x का गुणा जब माइनस 2 से करते हैं तो प्लस का 2x आता है, ठीक है, माइनस माइनस गुणा प्लस होता है। फिर साइन चेंज कर दीजिए, ठीक, कैंसिल 3x से 2x चला जाएगा तो क्या बचेगा x माइनस 2। अब प्लस 1 से जाएंगे, किससे जाएंगे 1 से, क्योंकि अपने को x चाहिए और x की टेबल पढ़ना है तो x बन जाए x होगा, x से कम x, तो 1 से जाएंगे तो 1 का गुणा जब यहाँ करेंगे तो x माइनस 2 आएगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, x कैंसिल 2 2 कैंसिल 0, तो शेष पर क्या बचा 0 बचा। तो इस प्रकार से बच्चों gx हमारे पास क्या आ गया x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1 gx आ गया और शेष पर क्या हो गया 0 हो गया। हाँ बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। कौन लंबा है, विकर्ण। तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे, माना छोटी भुजा x मीटर है, छोटी भुजा x मीटर है, तब विकर्ण, विकर्ण क्या हो जाएगा बच्चों, विकर्ण हो जाएगा अधिक 60 मीटर अधिक लंबा है। विकर्ण क्या है 60 मीटर, तब विकर्ण बराबर x प्लस 60 मीटर होगा। ठीक, विकर्ण क्या होगा x प्लस 60 मीटर। और बड़ी भुजा, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, बड़ी भुजा बराबर छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक, बड़ी भुजा बराबर x प्लस 30। अधिक के लिए हमेशा प्लस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, अब बच्चों एक चित्र बनाएंगे हम लोग आयत का, ये आयताकार एक चित्र बना दिए, यहाँ से डायगोनल को जोड़ दिए, विकर्ण को a लिख दिए, b लिख दिए और c लिख दिए, d। आयत है इसलिए उसके सभी कोण क्या होंगे, प्रत्येक कोण 90-90 अंश के होते हैं, तो b यहाँ पर 90 अंश है। छोटी भुजा हम लोग इसको मान लेते हैं x, छोटी भुजा है x मीटर BC को, और बड़ी भुजा AB जो है हमारे पास कितने हो जाएगा x प्लस 30 मीटर दिया है, तो x प्लस 30 मीटर कर देते हैं इसको। ठीक है, x प्लस 30 मीटर, यहाँ भी मीटर लिख देते हैं, यहाँ भी मीटर लिख देते हैं। ठीक है ना। अब विकर्ण कितना मीटर था, x प्लस 60 मीटर था, तो x प्लस क्या कर देंगे बच्चों 60 कर देंगे और मीटर लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। किसमें लगाएंगे बताओ, सभी त्रिभुज ABC में। किसमें लगाएंगे, त्रिभुज ABC में लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, क्या लिखेंगे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बताइए, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक ना। तो देखिए बच्चों, कर्ण हमारे पास क्या है AC, AC है कर्ण, तो मतलब है AC का मान कितना है x प्लस 60, कर्ण हमारे पास x प्लस 60 है, इसका वर्ग करिए। लंब हमारे पास, ऊंचाई को लंब बोलते हैं BC मतलब x का स्क्वायर, प्लस आधार हमारे पास क्या है, नीचे वाले को हमेशा आधार बोलते हैं, बेस बोलते हैं AB का मान कितना दिया x प्लस 30 का वर्ग। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, a प्लस b के होल स्क्वायर से खोल देंगे। हाँ बच्चों, अब हम लोग इसमें फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर का लगा देते हैं। ठीक है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस क्या होगा 2ab।
या जिसको बच्चे फार्मूला याद नहीं रहता मान लो तो x प्लस 60 को 2 बार लिख के इसका आप गुणा कर दीजिएगा और x प्लस 30 को भी 2 बार लिखेंगे, x प्लस 30 गुणे x प्लस 30 और गुणा कर देंगे तो भी यही आंसर आएगा। यदि आप फार्मूला यूज नहीं करना चाहते हैं तो अब हम लोग तो फार्मूला में यूज करूंगा, x प्लस 60 का होल स्क्वायर, ए मेरे पास x है, b 60 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, 2a इंटू बी मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 60 करूंगा बराबर एक्स स्क्वायर किया, फिर x प्लस 30 का होल स्क्वायर क्या होगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30। ठीक, अब x का स्क्वायर किया बच्चों, देखो तो x स्क्वायर आया, 60 को 2 बार गुणा करेंगे, 60 गुणे 60 तो कितना आ जाएगा 3600 आएगा, प्लस 60 का गुणा 2 में कर दूंगा तो 60 दूनी 120 और x रहेगा 120 x आ गया, बराबर लगाएंगे बच्चों x स्क्वायर प्लस यहाँ भी x का स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर क्या होगा, 30 को 2 बार गुणा करता हूँ, 30 गुणे 30 तो क्या आएगा 900 आएगा, प्लस 30 का गुणा 102 से करूंगा तो कितना आएगा 60 x आ गया बच्चों। अब क्या करेंगे देखिए, x स्क्वायर लिखा प्लस 3600 प्लस 120 x लिख दिया, ठीक, बराबर इस x स्क्वायर को प्लस कर दूंगा तो 2x स्क्वायर होगा प्लस 900 प्लस 60x आ गया बच्चों। अब मुझे पक्षांतर करना है, तो पक्षांतर करने का सबसे सरल तरीका देखो बच्चों, इधर x स्क्वायर है और इधर क्या है 2x स्क्वायर, इस साइड बड़ा संख्या है 2x स्क्वायर, इधर छोटा, तो एक काम करता हूं मैं इसको पहले लिख देता हूं और इसको बाद में लिख देता हूं ताकि माइनस चिन्ह से मैं बच जाऊंगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों पहले मैं इसको अरेंज कर लेता हूं, 2x स्क्वायर को पहले लिखता हूं, 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x बराबर करके मैं इसको लिखूंगा, अब x स्क्वायर प्लस 3600 और प्लस 120x लिख दिया। अब इसको क्या करूंगा पक्षांतर करूंगा, तो देखो पक्षांतर 2x स्क्वायर, ये प्लस का x स्क्वायर है, इधर आया तो माइनस x स्क्वायर, फिर प्लस का 900 लिख दिया, ये प्लस का 3600 है, इधर आया माइनस 3600 हो गया, प्लस 60x इधर लिखा और माइनस 120x इधर आया, बराबर में क्या बच्चा बच्चों 0। अब 2x स्क्वायर से x स्क्वायर को माइनस किया तो x स्क्वायर आया, 900 से 3600 माइनस किया तो कितना आया बच्चों 2700 आ जाएगा, ठीक है ना, और प्लस 60x 120 घट जाएगा तो माइनस का 60x आ जाएगा बराबर 0। अब इसको अपन x स्क्वायर को पहले करेंगे, माइनस x लिखेंगे, माइनस 60x को लिखेंगे और माइनस 2700 को लिख देंगे 2700 बराबर 0। अब इसको बच्चों हमें मध्य पद को तोड़ना है, कैसे तोड़ना है देखो, ऐसे कोई दो नंबर से 60 बनाओ कि गुणा करें तो 2700 आना चाहिए, तो एक किससे बन जाएगा 90 और 30 से, तो x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30 या जिससे बच्चों ये गुणनखंड करते नहीं बनेगा ना, वो सूत्र विधि से भी समीकरण को हल कर सकते हो, ज्यादा आसान रहेगा सूत्र विधि से हल करना, लेकिन इसमें क्या है टाइम कम लगता है, सूत्र विधि में थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, बाकी आंसर आपका आ जाएगा। तो ये अपन मध्य पद को कैसे तोड़े बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x, 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 आएगा, 90 में 30 का गुणा करते हैं कितना आएगा 2700 आता, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। अब हम कॉमन लेंगे, हम बच्चों कॉमन लेंगे, ठीक है ना, तो x कॉमन लिए तो x माइनस 90 बचेगा और प्लस इधर से 30 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 90, जो दो इस ब्रैकेट में रहेगा बच्चों वही इस ब्रैकेट में भी बचता है, वही चिन्ह भी बचता है, ठीक है। अब दोनों ब्रैकेट वाले लोग एक बार लिखेंगे x माइनस 90 और x प्लस 30 बराबर 0 हो गया, ठीक है, तो x माइनस 90 बराबर 0 कर देंगे, ठीक है, और x प्लस 30 बराबर हो जाएगा 0, तो ये आ गया अपने पास x बराबर माइनस 30 आ जाएगा, 0 माइनस 30 तो x बराबर माइनस 30, माइनस 3 को छोड़ देते हैं ऋणात्मक संख्या को छोड़ने पर, क्योंकि वैल्यू जो है ऋणात्मक नहीं होती, भुजाओं की लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है, तो ऋण चिन्ह छोड़ने पर लिख देंगे, ठीक है। अब आए हमारे पास x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर 0 प्लस 90, तो x बराबर हो जाएगा 90। तो सबसे छोटी भुजा क्या माने थे, x माने थे बच्चों, तो छोटी भुजा बराबर लिखेंगे, अब हम छोटी भुजा बराबर, छोटी भुजा की लंबाई, छोटी भुजा बराबर 90 मीटर और बड़ी भुजा बराबर माने हैं, बड़ी भुजा बराबर x प्लस 30 माने थे, ठीक बच्चों, तो x का वैल्यू रख देंगे तो 90 प्लस 30 बराबर क्या हो जाएगा 120 मीटर, यही अपना आंसर बच्चों। हाँ बच्चों, अब 17 का अथवा नंबर देखेंगे, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर धन k धन 3 बराबर 0 में k का मान ज्ञात कीजिए जबकि मूल बराबर हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस kx
प्लस 3 बराबर 0 को हम लोग तुलना करेंगे द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर ठीक है, तो तुलना करते हैं तो a बराबर 2, b बराबर आएगा बच्चों k, b की जगह हम k लिखा है, c की जगह हम क्या लिखा है 3। अब समीकरण के मूल बराबर है लिखा है, समीकरण के मूल बराबर हैं, मूल बराबर हैं, इक्वल हैं, तब डिस्क्रिमिनेंट मतलब विविक्तिकर d बराबर क्या होगा 0। विविक्तिकर d बराबर 0, तो d कैसे निकालते हैं बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो उसको 0 कर देंगे क्योंकि समीकरण के मूल बराबर हैं। अब इसे वैल्यू रखेंगे बच्चों, के स्क्वायर डी का बी का मान k है, के स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 2 है 2, सी का मान 3 है बराबर 0, तो के स्क्वायर 4 दूनी 8 त्रिक 24 बराबर 0, तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24, उधर पक्षांतर होगा तो 24 आएगा, के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट 24। अब 24 के जब वर्गमूल निकालते हैं बच्चे तो प्लस माइनस 2 रूट 6 आएगा, आता है के बराबर 2 रूट 6 के लिए समीकरण के मूल बराबर होंगे। नंबर देखिए, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो बच्चों जो दिया है देखो 11वां पद 38 है तो कैसे लिखेंगे a11 बराबर 38। ठीक, a11 का मतलब होता है a प्लस 10d, जो पद पूछे जाते हैं उससे एक कम कर दिया जाता है। ठीक है ना, 11 पूछा गया इसलिए 10 कर देंगे, तो a प्लस 10d बराबर 38। क्यों करते हैं ऐसा काम, क्योंकि फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 होता है इसलिए एक कम किया जाएगा। ठीक है ना, 11वां पूछेगा तो 10 लिख लीजिएगा। फिर दूसरा पूछा बच्चों देखो a 16 बराबर 16वां पद दिया 73, 16 का मतलब क्या हो जाएगा a प्लस 15d बराबर 73। हाँ, ये दूसरा समीकरण। अब दोनों समीकरण को हमको विलोपन विधि से हल करना है, a प्लस 10d बराबर 38 लिखेंगे और a प्लस 15d बराबर लिख देंगे 73। ठीक, ये दूसरा समीकरण था, ऊपर वाला पहला समीकरण, दोनों को हल करेंगे, साइन चेंज कर दीजिए और लिख दीजिए घटाने पर। a कट जाएगा, 10d से 15d घटेगा तो क्या आएगा बच्चों माइनस 5d आएगा बराबर 73 का सीन लगाएंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस 13 में 8 जाएगा 5 और 4 7 में 4 गई 3, तो d का मान आएगा माइनस 5d बराबर माइनस 35। तो इस प्रकार से d बराबर अपना आ जाएगा माइनस 35 बटे माइनस 5, तो कट जाएगा तो 7, d का मान आ गया बच्चों 7। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, 1 से लिखेंगे और एक उतारेंगे पहले, a प्लस 10d बराबर क्या लिखेंगे 38 लिखेंगे, और a का मान कितना था उसको निकालना है, a का मान हालांकि 10 और d का मान हमारे पास 7 है, उसको रखेंगे 10 गुणे 7 बराबर 38, तो a प्लस 70 आएगा, 10 में 7 गुणा करेंगे क्या आएगा 70 आएगा बराबर 38। a बराबर लिखेंगे 38 माइनस 70, तो बच्चों a बराबर आ जाएगा 10 में 8 जाएंगे 2, 4 7 में 4 गए 3, माइनस में आएगा 32, a का मान क्या आया माइनस 32। अब देखो हमसे पूछा था उस एपी का 31वां पार्ट पूछा था, माना a 31 पूछा था, a 31 मतलब हो जाएगा a प्लस 30d, हमेशा एक पद कम कर दिया जाता है, तो a प्लस 30d, a का मान आया माइनस 32 और प्लस 30 और d का मान हमारे पास बच्चों कितना आया था 7, तो 7 लिखेंगे, तो बराबर करेंगे माइनस 32 प्लस 30 में 7 गुणा करिए तो 210 आया, 210 में 32 को घटाना, 10 में 2 जाएंगे 8, 4 11 में 4 जाएंगे 7, 178 आया बच्चों, तो ये 31वां पद क्या आ गया 178 आया। अब बच्चों 18 का अथवा नंबर देखेंगे, अब किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो क्या प्रश्न क्या था बच्चों, देखो 17वां पद, 17वां पद का मतलब a17, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब 10वां पद का मतलब a 10 हो जाएगा और अधिक का मतलब होता है प्लस, और कितना अधिक है 7 अधिक है, हैं? तो क्या प्रश्न हुआ बच्चा 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, जिसका मतलब ये हुआ कि a17 बराबर a10 प्लस 7। ठीक है, तो a17 का मतलब होगा a प्लस 16d हो जाएगा, एक को हम कर देंगे तो, और 10वां का मतलब होता है a प्लस 9d हो जाएगा प्लस 7। बच्चों तो ये इसको पक्षांतर करिए, a प्लस 16d और ये प्लस a आ जाएगा इधर तो माइनस a हो जाएगा, प्लस 9d भी इधर आ जाएगा तो माइनस 9d हो जाएगा, बराबर में 7 बचा।
अब a से प्लस माइनस कैंसिल हो गया बच्चों। 16d से 9d घटा देंगे तो कितना d आएगा, 7d आएगा बराबर 7। तो d बराबर 7/7 करेंगे, कट जाएगा तो 1 आया। तो इस प्रकार से बच्चों सर्वांतर अपना क्या आ गया, 1। d को हम लोग सर्वांतर बोलते हैं, सर्वांतर d बराबर 1 इसका आंसर होगा बच्चों। हाँ बच्चों, मेरे वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।